अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। बेटा बेटा क्लास मैट्रिक में आज केमिस्ट्री के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन एंड वाटर। और इस हाइड्रोजन एंड वाटर में आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मींस एमसीक्यूज। तो इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं फिलहाल आज की क्लास में जो मैंने रखे हैं वो हाइड्रोजन से रिलेटेड है, मतलब हाइड्रोजन के टॉपिक से रिलेट करते हैं। वाटर से रिलेट अभी कोई भी एमसीक्यू इस क्लास में मौजूद नहीं है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के क्या क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं या जो आगे आने के चांसेस हैं, उनको आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा और अच्छे तरीके से देखिएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले फर्स्ट हमारे पास एमसीक्यू दैट इज कैवेंडिश इन 1766 डिस्कवर्ड डैश। कि कैवेंडिश जो एक साइंटिस्ट है, मॉडर्न साइंटिस्ट है, 1766 में उन्होंने क्या डिस्कवर किया? एंड द ऑप्शंस आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या हीलियम। एंड द राइट ऑप्शन इज हाइड्रोजन। क्योंकि ऑब्वियसली अभी हम हाइड्रोजन एंड वाटर का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों को ऑब्वियसली पता भी होना चाहिए कि इसका राइट ऑप्शन हाइड्रोजन ही होना होगा। लेकिन ये कैवेंडिश की जो कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, ये बात हम पहले भी पढ़कर आ चुके हैं क्लास 9th में, जब हम कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट डिस्कस कर रहे थे कि कैवेंडिश वो पहले मॉडर्न साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया किसको? हाइड्रोजन को। और ये कब हुआ? 1766 में। ठीक है, यह बात ऐसे भी पूछी जा सकती है कि हु डिस्कवर्ड हाइड्रोजन, तो ऑब्वियसली उनका नाम क्या होगा? कैवेंडिश। और कब किया उन्होंने? व्हेन कैवेंडिश डिस्कवर्ड हाइड्रोजन, दैट इज 1766। तो ये एमसीक्यूज इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को। एमसीक्यूज पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, तो आई होप सबको अच्छे तरीके से, ये पहला एमसीक्यू बहुत ईजी था, सबको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी किसी को भी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बेटा, जो कि है नंबर 2। कहा जा रहा है द सन एंड द अदर स्टार्स आर लार्जली कंपोज्ड ऑफ डैश। के जो सन या स्टार्स हैं वो किस चीज से कंपोज हुए हैं, उसमें ज्यादातर क्या चीजें मौजूद हैं, लार्ज क्वांटिटी में क्या चीजें मौजूद हैं, क्या एलिमेंट है जो उसके अंदर मौजूद है। एंड द ऑप्शंस आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो ऑब्वियसली इसका भी जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या है? हाइड्रोजन। और ये बात मैंने आपको चैप्टर जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था हाइड्रोजन की, जब हम अकरेंस को डिस्कस कर रहे थे, तो उस वक्त भी हमने ये बात पढ़ी थी कि हाइड्रोजन जो है इट इज अ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। हमारी कायनात में जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है वो कौन सा है? हाइड्रोजन। क्योंकि सन्स एंड अदर स्टार जो है वो कंपोस्ट होते हैं हाइड्रोजन से। ठीक है, और हमारी जो सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी है, मैं पूरी यूनिवर्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की, तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही तकरीबन 400 बिलियन स्टार्स मौजूद हैं। जैसे कि हमारा एक सूरज है, वो भी एक स्टार है। तो इसी तरीके से हमारी सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी में 400 बिलियन से भी ज्यादा स्टार्स मौजूद हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी यूनिवर्स में कितने सारे स्टार्स मौजूद होंगे। और वो तमाम स्टार्स जो हैं वो लार्जली कंपोज्ड है हाइड्रोजन से। तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। ठीक है जी, ये भी बहुत इजी एमसीक्यू था, तो इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, नंबर 3 पर, जो कि है हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ अर्थ। आई थिंक इसमें कुछ, हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। कह रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है जो अर्थ क्रस्ट पे पाया जाता है वो क्या है? मतलब अर्थ पर आने वाले जितने, अर्थ पर मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें हाइड्रोजन का नंबर कौन सा है, वो कौन से मोस्ट अबंडेंट रैंक पर आता है? ये बात भी हम डिस्कस कर आ चुके हैं। एंड द राइट ऑप्शन इज
7 ऑप्शंस इज 7, 8, 9 एंड 10th। तो ये बात भी हम ऑकरेंस में पढ़कर आ चुके हैं कि हाइड्रोजन इज द 9th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, कि हमारी अर्थ पर जो सबसे ज्यादा पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं उसमें हाइड्रोजन का जो रैंक है वो 9th है। हाइड्रोजन इज द 9th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। और अगर यूनिवर्स की बात की जाती है तो हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, नंबर 1 पर आता है, वो फर्स्ट रैंक है उसका। ये बात ऑकरेंस में हम अच्छे तरीके से क्लियर कर कर आ चुके हैं। तो इसमें भी किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सबको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए ये एमसीक्यू भी। ठीक है जी, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं, नंबर 4, एंड दैट इज वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड व्हाट। क्या पूछा जा रहा है, कह रहे हैं वाटर गैस जो है वो मिक्सचर है किसका, हाइड्रोजन गैस एंड द सेकेंड कंपोनेंट क्या है हाइड्रोजन वाटर गैस में हाइड्रोजन के साथ। एंड द ऑप्शंस आर, वो ऑप्शंस क्या है हमारे पास, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन गैस या सल्फर डाइऑक्साइड। एंड द राइट ऑप्शन इज कार्बन मोनोऑक्साइड। वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बात हम पढ़कर आ चुके थे। ये बात हमने कहाँ पढ़ी थी, जब हम डिस्कस कर रहे थे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन में हम ये बात डिस्कस कर कर आए थे कि जब हम कोक स्टीम प्रोसेस अप्लाई करते हैं हाइड्रोजन को मैन्युफैक्चरिंग के लिए, या फिर हम जो है हाइड्रोकार्बन स्टीम प्रोसेस अप्लाई करते हैं हाइड्रोजन को मैन्युफैक्चर करने के लिए, हाइड्रोजन को प्रिपेयर करने के लिए, तो उसके नतीजे में हमारे पास वाटर गैस बनती है। और फिर इस वाटर गैस की सेपरेशन की जाती है, इसको जो है वो सेपरेट करते हैं इसमें से हाइड्रोजन गैस को। ठीक है, तो ये बात हम कई दफा डिस्कस कर कर आ चुके हैं कि वाटर गैस इज द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बात मेरी अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी सबको, इस एमसीक्यू में भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि वाटर गैस जो है वो मिक्सचर किसका होता है, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन गैस का और कार्बन मोनोऑक्साइड का। ये एमसीक्यू इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डैश, तो उसमें दूसरा कंपोनेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, H2 आ जाएगा। या ऐसा भी पूछा जा सकता है द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज कॉल्ड डैश, तो द राइट ऑप्शन इज वाटर गैस। तो एमसीक्यू उसको किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं पेपर में, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या मेरी ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ रही है सबको? वेरी गुड, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जो को होगा नंबर 5th, एंड दैट इज कैन द कैटलिस्ट used during the reaction of natural gas and steam is what, is dash, and the options are iron, zinc, निकेल और क्रोमियम। यहां पर पूछा क्या जा रहा है, पहले तो इस बात को अच्छे तरीके से समझिए सारे। कहा जा रहा है कि वो जो रिएक्शन है जिसमें नेचुरल गैस का स्टीम के साथ आप रिएक्शन कराते हो, वो केमिकल रिएक्शन जिसमें नेचुरल गैस और स्टीम एक दूसरे के साथ कंबाइन होती हैं, तो उसमें कौन सा ऐसा कैटलिस्ट है जो इस्तेमाल किया जाता है। नेचुरल गैस और स्टीम का मतलब यहाँ पर क्या है, नेचुरल गैस इज अ हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर जिस प्रोसेस का जिक्र किया जा रहा है बेटा, नेचुरल गैस ऑब्वियसली एक हाइड्रोकार्बन है और इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, स्टीम के साथ। तो ये बात हम हाइड्रोकार्बन स्टीम प्रोसेस में डिस्कस कर कर आए थे कि हाइड्रोकार्बन स्टीम प्रोसेस में जब हमने CH4 मतलब मीथेन गैस या नेचुरल गैस का रिएक्शन करवाया था स्टीम के साथ एट 900 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होता है, जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं वो कौन सा कैटलिस्ट है, दैट इज निकेल। निकेल वो कैटलिस्ट है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोकार्बन स्टीम प्रोसेस में एट 900 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये प्रिपरेशन की इक्वेशन में भी हमने इसको एरो के ऊपर लिखा था कि निकेल जो है वो कैटलिस्ट है जो यूज किया जाता है हाइड्रोकार्बन स्टीम प्रोसेस में।
ठीक है जी। और कैटलिस्ट का मतलब भी हम पढ़कर आ चुके हैं कि कैटलिस्ट कहते किसे हैं, कि वो तमाम सब्सटेंसेस जो रिएक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, जो कि सिर्फ रिएक्शन को करवाने में मददगार हो, उनको कहा जाता है कैटलिस्ट। तो यहाँ पर जब हम हाइड्रोकार्बन स्टीम प्रोसेस की बात करते हैं तो जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है वो कौन सा कैटलिस्ट है, दैट इज निकेल। ठीक है जी। आई होप ये एमसीक्यू भी सबको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, इसमें भी कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। देन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, नंबर 6, जो कि कहा जा रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के शेल ऑफ हाइड्रोजन इज। कह रहे हैं हाइड्रोजन का जो के शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ये बात इस एमसीक्यू में पूछी जा रही है। एंड द ऑप्शंस आर 1, 2, 3, 4। तो हाइड्रोजन के शेल की बात की जा रही है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहे हैं कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये बात हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है। क्या मतलब वो इस बात का, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होने का मतलब कि हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। और एक इलेक्ट्रॉन होने का मतलब कि वो के शेल में ही पाया जाएगा ऑब्वियसली, तो के अलावा तो कोई और शेल होता ही नहीं है हाइड्रोजन का। तो इसका मतलब हाइड्रोजन के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1। मतलब एक ही शेल है, के शेल हाइड्रोजन के पास, और उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन रखने वाला एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो आई होप इस एमसीक्यू में भी किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये एमसीक्यू कुछ ऐसा होता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल इज, हाइड्रोजन नहीं पूछते, सिर्फ ये पूछते कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो फिर आप क्या बताते हैं, उसका राइट ऑप्शन क्या होता फिर 2, क्योंकि के शेल जो है वो कंप्लीट होता है 2 इलेक्ट्रॉन से। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मेंशन है कि हाइड्रोजन के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो उसका राइट ऑप्शन क्या होगा अभी हमारे पास 1, क्योंकि हाइड्रोजन अपने के शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन रखता है। समझ आ रही होगी मेरी बात सबको जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये बात सबको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई है। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जो कि है नंबर 7, दैट इज स्मॉलेस्ट एलिमेंट बाय साइज इज डैश। वो एलिमेंट जो साइज के हिसाब से सबसे छोटा होता है, वो एलिमेंट कौन सा है। एंड द ऑप्शंस आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हीलियम। तो इसका भी राइट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास बेटा, द स्मॉलेस्ट एलिमेंट बाय साइज इज हाइड्रोजन। अब इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट है क्या। अब देखिए यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट बाय साइज जो पूछा जा रहा है, तो ये साइज किसी भी एलिमेंट का किस पर कंसिस्ट करता है, इस बात को जरा समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जब हम बात करना शुरू करते हैं किसी भी एलिमेंट के साइज की, तो एलिमेंट का साइज डिपेंड करता है उसके एटम में मौजूद शेल्स पर। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको एक शेल ड्रॉ करने की कोशिश करूं यहाँ, लाइक हमारे पास सबसे पहले एक सेंट्रल पार्ट है एटम का जो कि न्यूक्लियस कहलाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। फिर उसके बाद ये फर्स्ट शेल बनता है, फिर उसी तरह ये सेकंड शेल बनता है, उसी तरह फिर थर्ड शेल बनता है। तो आप जरा ध्यान से देखिए कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से क्या हो रहा है, इस एटम के साइज में इजाफा होता जा रहा है। तो किसी भी एटम के साइज जो है वो डिपेंड किस पे करता है, किसी भी एटम का साइज उसमें मौजूद शेल्स की तादाद पर। और हमें ये बात पता है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सबसे कम इलेक्ट्रॉन रखता है, हमारे पीरियोडिक टेबल में कौन सा ऐसा एटम है जो एलिमेंट है जो सबसे कम इलेक्ट्रॉन रखता है, वो है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब हाइड्रोजन के पास के शेल होता है, और के शेल में भी कौन सा सब शेल होता है, सिर्फ एस सब शेल होता है। तो इसका मतलब कि सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट साइज के हिसाब से कौन सा एलिमेंट कहलाएगा, वो है हाइड्रोजन। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे शेल्स में भी इजाफा होता रहता है, और जब शेल्स में इजाफा होता रहेगा तो उसके साथ साथ क्या होता रहेगा, वो एटम का साइज भी या एलिमेंट का साइज भी इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, तो साइज ऑफ एन एलिमेंट इज डिपेंड ऑन इट्स
नंबर ऑफ शेल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट साइज के मुकाबले में सबसे ज्यादा कौन सा होगा, छोटा, दैट इज हाइड्रोजन। क्लियर हो गई है मेरी बात, ये सबको अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्यों हो सकता है हाइड्रोजन, क्योंकि इसके पास एटम्स की तादाद बाकी तमाम एलिमेंट्स के मुकाबले में सबसे कम होती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जो कि है नंबर 8। और उसमें क्या कहा जा रहा है, नंबर 8 में कह रहे हैं द प्रोडक्ट प्रोड्यूस कार्बन ब्लैक एंड हाइड्रोजन ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ डैश। क्या मतलब हुआ बेटा इस बात का, इस बात को जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिकम्पोजिशन करवाने पर हमें कार्बन ब्लैक और हाइड्रोजन मिलती है। वो कौन सा प्रोडक्ट है, वो कौन सा कंपाउंड है जिसको अगर डिकम्पोज किया जाए तो कार्बन ब्लैक और हाइड्रोजन गैस हासिल होगी। एंड द ऑप्शंस आर CH4, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 एंड नन ऑफ दीज। एंड द राइट ऑप्शन इज CH4। मीथेन गैस जो है वो एक ऐसा कंपाउंड है जिसकी डिकम्पोजिशन होने पर हमें कार्बन ब्लैक और हाइड्रोजन हासिल होता है। और ये बात हम पढ़कर आए थे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन में। जब हम इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन की जो थर्ड प्रिपरेशन है इंडस्ट्रियल, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन गैस या थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन में क्या पढ़ा था हमने कि जब मीथेन को डिकम्पोज किया जाता है एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, अब 700 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसके इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो उसके नतीजे में हमें क्या मिलता है, कार्बन ब्लैक मिलता है और हाइड्रोजन का मतलब यहाँ से कार्बन अलग हो जाता है और हाइड्रोजन अलग हो जाती है। समझ आ रही है मेरी बात सबको? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो प्रोडक्ट बताइए कि जो जिसकी डिकम्पोजिशन होने के बाइस हमें कार्बन ब्लैक और हाइड्रोजन मिलती है, दैट इज मीथेन, मतलब CH4। आई होप ये एमसीक्यू भी सबको अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी किसी को। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जो कि है नंबर 9। और उसमें कहा जा रहा है हाइड्रोजन लिक्विफाइज एट डैश डिग्री सेंटीग्रेड। और ये बात भी हम हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज में पढ़कर आ चुके हैं कि हाइड्रोजन का जो लिक्विफिकेशन टेम्परेचर है वो क्या है। एंड द ऑप्शंस आर -200 डिग्री सेंटीग्रेड, -252 डिग्री सेंटीग्रेड, -259 डिग्री सेंटीग्रेड और -273 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड द राइट ऑप्शन इज -252 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बात हम हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज में पढ़कर आ चुके हैं कि हाइड्रोजन जो है वो लिक्विफाई होती है, लिक्विड में चेंज हो जाती है -252 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन लिक्विफाई होती है 252 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और ये जो है वो फ्रीज हो जाती है, जम जाती है, सॉलिड में टर्न हो जाती है -259 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और इसके बारे में हमने काफी डिटेल जो है वो लेक्चर भी पढ़ा था। तो हाइड्रोजन लिक्विफाई का टेम्परेचर पूछा जा रहा है, द लिक्विफिकेशन टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन इज -252 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बात अच्छे तरीके से क्लियर हो गई, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए सबको, अगर आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन अच्छे तरीके से पढ़ी हैं और ये आपको याद है तो। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जो कि है नंबर 10। एंड दैट इज हाइड्रोजन फ्रीजेस एट डैश डिग्री सेंटीग्रेड। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हाइड्रोजन का जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो क्या है, एंड द ऑप्शंस आर -200 डिग्री सेंटीग्रेड, -252 डिग्री सेंटीग्रेड, -259 डिग्री सेंटीग्रेड एंड -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, तो मुझे जरा बता दीजिए सारे कि किस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो। क्या होगा हाइड्रोजन का फ्रीजिंग पॉइंट, -200 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, -252 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, -259 डिग्री सेंटीग्रेड होगा या -273 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ऑब्वियसली इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास -259 डिग्री सेंटीग्रेड। हाइड्रोजन जो है वो फ्रीज हो जाती है -259 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जबकि हाइड्रोजन लिक्विफाई होती है -252 डिग्री सेंटीग्रेड पर। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन इज -259 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द लिक्विफिकेशन टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन इज -252 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अभी फ्रीजिंग टेम्परेचर पूछा जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो 259 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में होगा। ठीक है जी, ये भी बहुत आसान एमसीक्यू था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ,
जो कि है नंबर 11, और इसमें क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज, ये बात भी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन में डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन क्या है। एंड द राइट ऑप्शन इज 2.0, 4.0, 2.1 और 3.9। और ये बात हम काफी डिटेल में डिस्कस कर कर आ चुके हैं क्लास 9th में भी, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब कि वो अट्रैक्शन जो कोई भी एटम या किसी भी एलिमेंट में पाई जाती है, जो किसी भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन को या बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, उस सलाहियत को, उस एबिलिटी को, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, और ये बात हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.1 है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज 2.1। इसी तरीके से हमने पिछली क्लासेस में भी डिस्कस किया था कि द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज, तो वो क्या था हमारे पास, फ्लोरीन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 होती है। खैर अभी फ्लोरीन का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं किया जा रहा, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की क्या है, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। आई होप ये एमसीक्यू भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, इसमें भी किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, नंबर 12, और उसमें कहा जा रहा है हाइड्रोजन इज डैश इन वाटर एंड द ऑप्शंस आर सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, पार्शियली सॉल्युबल या नन ऑफ दीज। कि हाइड्रोजन जो है वो पानी में क्या होती है, सॉल्युबल हो जाती है, इनसॉल्युबल हो जाती है, पार्शियली सॉल्युबल हो जाती है, या इन ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन नहीं है। राइट ऑप्शन इज इनसॉल्युबल। तो हाइड्रोजन इज इनसॉल्युबल इन वाटर, हाइड्रोजन गैस एक ऐसी गैस है जो पानी में सॉल्युबल नहीं होती। ठीक है जी, पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, नंबर 13। क्या कहा जा रहा है, कैन व्हेन डाइल्यूट मिनरल एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म डैश। कह रहे जब कोई डाइल्यूट मिनरल एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। एंड द ऑप्शंस आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या हीलियम। और इसका भी राइट ऑप्शन सबको पता होना चाहिए कि जब भी कोई डाइल्यूट मिनरल एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस। ये बात हम पढ़कर आ चुके थे हाइड्रोजन की प्रिपरेशन में, जब हम लेबोरेटरी प्रिपरेशन डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन की लेबोरेटरी प्रिपरेशन दो तरह की हमारे सिलेबस में मौजूद है। फर्स्ट वन इज डाइल्यूट मिनरल एसिड रिएक्ट विद मेटल, एंड नंबर 2 इज कैल्शियम हाइड्राइड रिएक्ट विद वाटर। और दोनों के नतीजे में हम लैब में हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर सकते हैं। और ये बात हम इसमें पढ़कर भी आए थे कि जो वेदर बलून्स में जो गैस यूज की जाती है वो हाइड्रोजन गैस होती है, और इसको हाइड्रोजन गैस को बनाने के लिए जो है वो क्या किया जाता है, नॉर्मली किसी भी डाइल्यूट मिनरल एसिड का रिएक्शन करवाया जाता है मेटल के साथ। जब भी कोई डाइल्यूट मिनरल एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड या HCl जब रिएक्शन करेंगे किसी भी मेटल के साथ, तो उसके नतीजे में फाइनली उसका रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका राइट ऑप्शन क्या है, हाइड्रोजन के व्हेन डाइल्यूट मिनरल एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। इसमें भी किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जो कि है नंबर 14, और इसमें कहा जा रहा है द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज। हाइड्रोजन की वैलेंसी पूछी जा रही है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, और ये बात भी हम पढ़कर आ चुके हैं। हाइड्रोजन की वैलेंसी का ऑप्शन है हमारे पास 1, 2, 3 और 4। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। वैलेंसी का मतलब कि वैलेंस शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। ठीक है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी, क्योंकि के शेल में मौजूद होते हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी एक ही है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी होती है। तो द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1। एक बॉन्ड बनाता है हमेशा हाइड्रोजन। तो ये भी बहुत इजी था। ठीक है जी, ओके जी। तो फिर आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। इन्हीं एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से याद भी रखना है सबने, जो आज हमने पढ़ा है। तो फिलहाल आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।